Happy morning everyone. Welcome to the Learner Academy Education Classes on YouTube. आज हम लेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सिद्धांत पाठक। मॉडर्न इंडिया के MCQs करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी वॉज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1920 में, अगस्त 1920 में। अब ये किस वाइसरॉय के टाइम पर फुल स्विंग में था, मतलब अपने चरम पर था? तो इसके ऑप्शंस में देखिए, अरविन है, तो अरविन तो 1919 से पहले चले गए, 1926 में आएंगे जब ये ख़त्म हो चुका है। चेम्सफोर्ड 1919 में जा चुके हैं। तो बचते हैं रीडिंग और हार्डिंज। इसका आंसर होगा रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक थे। इनके समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फुल स्विंग में था। ध्यान रखिए, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कब शुरू हुआ, वो ये पूछ रहे हैं कि किसके समय में वह अपने चरम पर था। आंसर होगा रीडिंग। स्टार्ट हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम पे, फुल स्विंग में था रीडिंग के टाइम पे। आंसर इज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, तिलक ने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया था? क्या वे राइटर थे शुरू में? सबसे पहले क्या थे? बाद में वो जर्नलिस्ट भी बने हैं, लॉयर भी बने हैं, वो सब बने हैं, चारों के चारों प्रोफेशन उनके हैं, लेकिन पहले वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर इसका आंसर है। वो स्कूल्स में पढ़ाया करते थे, अलग अलग स्कूल्स में उन्होंने पढ़ा है। उसके बाद वे जर्नलिस्ट बन गए, लॉ की डिग्री भी उन्होंने हासिल की थी और वे लेखक भी रहे हैं। सबसे पहले वे थे प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैच करने हैं। केसरी, मराठा, गणपति फेस्टिवल, मोपला रेबेलियन, ये 4 हैं इधर ABCD, और उधर हैं 1 2 3 4 1921 1893। इंग्लिश जर्नल और मराठी जर्नल मतलब अखबार। आपको मैच करना है। तो इसके आंसर्स होंगे, देखिए केसरी जो है, केसरी A4 होगा। केसरी मराठी जर्नल है, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का रिटर्न है, लेकिन मराठा इंग्लिश में है। केसरी मराठी में है, मराठा इंग्लिश में है। गणपति फेस्टिवल चालू हुआ था C2 1893 में, और मोपला रेबेलियन हुआ था साउथ इंडिया में 1921 में। तो इसके आंसर्स हैं 8 4 B3 C2 और D1। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू डैश द म्यूटिनी वॉज अ प्योरली मिलिट्री आउटब्रेक। देखिए, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ये उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो म्यूटिनी है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बताया था कि ये जो म्यूटिनी है या जो रिवोल्ट है, ये मिलिट्री द्वारा किया गया है और सिर्फ मिलिट्री द्वारा किया गया है, इसमें बाहर के लोग शामिल नहीं हैं? तो आंसर है जॉन लॉरेंस। हाँ जी, जॉन लॉरेंस ने कहा था कि ये सिर्फ मिलिट्री आउटब्रेक है। सावरकर ने क्या कहा था? सावरकर ने कहा था कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग इसको नाम दिए हैं। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था। क्वेश्चन नंबर 5, जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बना, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? क्या भाई पटेल थे, राजा जी थे, मौलाना आज़ाद थे, या एनी बेसेंट थी? तो एनी बेसेंट तो उस टाइम थी नहीं। पटेल, राजा जी और आज़ाद में से एक आंसर है। इसका आंसर है आज़ाद, मौलाना आज़ाद। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे और इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शंस में देखिए आप, तो सबसे पहले तो सितंबर 1947 को हटा दीजिए, क्योंकि इससे भारत की आज़ादी हुई थी। भारत आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में। सितंबर 1947 आउट हो जाएगा। बचते हैं जुलाई, अगस्त और जून। तो इसमें जो अगस्त को अगेन आप आउट कर दीजिए, क्योंकि जब एक्ट पास हुआ है तो उसकी एक निर्धारित डेट है कि एक्ट पास होने के बाद किस तारीख को भारत आज़ाद होगा, क्योंकि एकदम से जिस दिन एक्ट पास हुआ उसी दिन आज़ाद नहीं कर सकते हैं। तो एक्ट पास हुआ था या तो जुलाई में या जून में। इसका आंसर है जुलाई। 1947 में एक्ट आया था, फिर थोड़ा सा 1 महीने का टाइम दिया गया, निर्धारित किया गया डेट को कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। तब तक तैयारियाँ की गई ब्रिटिश को जाने की। क्वेश्चन नंबर 7, मौलाना आज़ाद किसके ऑथर हैं? कौन सी किताब उन्होंने लिखी है? तो मैं आपको बता दूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी है, गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, न्यू इंडिया लिखी है एनी बेसेंट ने। इसका आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना आज़ाद। आंसर इज़ ए, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 8, तिलक ने किसे कहा था डायमंड ऑफ इंडिया, जेवल ऑफ महाराष्ट्र और प्रिंस ऑफ वर्कर्स? ये किस एक व्यक्ति को नाम दिए गए हैं तिलक द्वारा?
भारत का हीरा, और जेवल महाराष्ट्र के जेवल, और राजकुमार किसके, वर्कर्स के, ठीक है, लेबर के। कौन है, लाजपत राय हैं। देखिए लाजपत राय पंजाब के हैं तो महाराष्ट्र के कैसे होंगे। शिवाजी और गोखले में से इसका एक आंसर हो सकता है। शिवाजी थोड़ा इमोशनल पॉइंट है, इसका आंसर है गोखले। हाँ जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को ये सब नाम दिए तिलक ने, तीनों नाम दिए गए गोखले को तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मोतीलाल प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1919, 1919 में सेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। वह सेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सारे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मोतीलाल नेहरू लखनऊ के हैं और ये सारे अलग अलग जगह हो रहे हैं। लखनऊ में यहाँ ऑप्शन नहीं है, या यूपी में कोई ऐसी जगह नहीं है। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता और बॉम्बे। आंसर है अमृतसर। अमृतसर का सेशन हुआ था 1919 का। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कहाँ फाउंड किया गया था? अब देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। लेकिन तब वे कहाँ थे? तब वे इंग्लैंड में थे। आंसर है इंग्लैंड। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड। आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1898 एंड 1902। 2 सेशंस दिए गए हैं, इसमें ह्यूम नहीं होंगे क्योंकि ह्यूम तो एक भी बार प्रेसिडेंट नहीं बने कांग्रेस के। तिलक भी इसका आंसर नहीं है। नौरोजी बने हैं, लेकिन नौरोजी 1906 में बने हैं, 1892 में बने हैं। इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो 1902 में और 1898 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने फाइंड किया था? इसका भी आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाइंड किया क्या? द नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेशनल लिबरल फेडरेशन फाउंडर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन कब हुआ? कौन से एक्ट के समय पर हुआ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन? क्वीन विक्टोरिया आई, उन्होंने अपना भाषण दिया, इसको कहते हैं क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। डेट मैं बता दूं आपको, 1 नवंबर है, 1 नवंबर डेट है। इसका आंसर होगा 1858, 1858। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, उसके अनुसार क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था। क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी और उन्होंने अपना भाषण दिया था। कैनिंग ने भी प्रोक्लेमेशन दिया था विक्टोरिया के नाम पर। 1858 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एंथोलॉजी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय। किताब का नाम है एंथोलॉजी ऑफ बॉम्ब। ये किसने लिखी है? देखिए, बॉम्ब से रिलेटेड है तो इसमें गोखले का तो कोई रिलेशन नहीं है, एनी बेसेंट का भी बॉम्ब से कोई रिलेशन नहीं है। अब रेवोल्यूशनरी में तिलक हैं, लेकिन तिलक ने कभी बॉम्ब फैक्ट्रीज़ वगैरह का सपोर्ट नहीं किया, ना उन्होंने कोई ऐसी फैक्ट्री ओन की। इसका आंसर आ जाएगा बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में बंगाल में जो चल रहा था उससे जुड़े हुए थे बिपिन चंद्र पाल। आंसर है बिपिन चंद्र पाल, एंथोलॉजी ऑफ द बॉम्ब के लेखक। क्वेश्चन नंबर 15, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी कब? 1700 से लेके 1800 तक। उसमें रॉयल प्रीरोगेटिव मतलब कि जो शाही जो कमान है वो किसके हाथों में थी? अगर कंपनी का हम बात बताएं, देखिए कंपनी इंडिया में थी और कंपनी को कंट्रोल किया जाता था इंग्लैंड से। अब वाइसरॉय का काउंसिल जो है वो बाद में बना है, उस 18वीं शताब्दी में बने नहीं है, वो तो 19वीं शताब्दी में बना है, तो वो आंसर नहीं होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में बना है, ये आंसर नहीं होगा। अब 2 बचते हैं, इंडियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। इंडियन लेजिस्लेचर 1861 में बना है, तो यहाँ पे आगे एक ही चीज़ बचती है, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो 18वीं शताब्दी में है। बाकी सारी चीज़ें 19वीं शताब्दी की हैं। यह अकेला पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है जो 18वीं शताब्दी में एग्जिस्ट करता है। आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। मतलब क्राउन की तरफ से या राजा की तरफ से कोई भी संदेश आएगा, उसका सारी कमान किसने संभाली है? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने संभाली है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अर्ली 3 इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया? जो सबसे बड़े इंग्लिश के 3 सेटलमेंट थे, बड़े सबसे पहले 3 कौन से थे? सबसे पहले आया था मद्रास, मद्रास के बाद आया कैलकाटा और कैलकाटा के बाद आया बॉम्बे। ये पहले 3 थे जो बड़े थे। पंजाब इसका आंसर नहीं होगा, पंजाब सिखों के अंडर में था, सिख रूल कर रहे थे वहाँ पे। वो बाद में इन्होंने रणजीत सिंह की डेथ के बाद अपने कब्जे में लिया 1849 में। जबकि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में इनके सेंटर्स बन गए थे। ये हमारे 16 क्वेश्चंस हुए। अब हम आपके लिए लाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनके आंसर्स आपको देने हैं। कमेंट में इनके आंसर्स ज़रूर दीजिएगा, कोई डाउट्स हो उनमें भी कमेंट कीजिएगा।
पिट्स इंडिया जो बिल है, पिट्स इंडिया एक्ट के लिए पिट्स इंडिया बिल इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर पिट ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, सीनियर मर्चेंट्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को पैसा कहाँ से मिलता था, ये आपको बताना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंग्लैंड से, भारत के पैसों से, फंड्स वोटेड बाय पार्लियामेंट, या फिर रेवेन्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कहाँ से मिलता था ये आपको बताना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो था उसको रिन्यू किया गया और कंपनी की मोनोपोली मतलब एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट था, उसने कंपनी की मोनोपोली ज़्यादातर छीन ली थी, लेकिन किस चीज़ में, किस ट्रेड में उसकी मोनोपोली नहीं छीनी गई थी, किस देश से। क्वेश्चन नंबर 21 एक्ट ऑफ 1833 कॉन्सेंट्रेटेड द लेजिस्लेटिव पावर इन द हैंड्स ऑफ। एक्ट ऑफ 1833 है, उसके द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने की जो शक्ति है, वो किसको सौंपी गई थी, किसके हाथों में दी गई थी। पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर क्राउन। क्राउन मतलब ताज, किसका ताज, इंग्लैंड का ताज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 किन में से, इनमें जो फॉलोइंग दिए गए हैं, निम्नलिखित दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन मेंबर नहीं था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बना 1853 में बना, एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, उसके कुछ मेंबर्स थे। कौन उसके मेंबरशिप में नहीं था, गवर्नर जनरल था या नहीं था, एडिशनल मेंबर्स, कमांडर इन चीफ और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपको बताना है कौन इसमें मेंबर नहीं था। 3 थे, चौथा नहीं था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ। किस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस को बनाया या उस पोस्ट को क्रिएट किया, किस ईयर में वो हुआ। चारों ईयर के एक्ट हैं, चारों ईयर जो दिए हैं एक्ट के दिए हुए हैं। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट ऑफ 1861 और चार्टर एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज द नेम ऑफ द सभा स्टार्टेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर आपको पता है कि आर्य समाज के मेंबर थे, सॉरी आर्य समाज के नहीं, वो मेंबर थे ब्राह्मो समाज के। लेकिन जब ब्राह्मो समाज के लीडरशिप पहले थी, किसके हाथों में थी आप बताएं, किसके हाथों में पहले मेंबरशिप थी और लीडरशिप थी किसकी, ब्राह्मो समाज की। उसके बाद ब्राह्मो समाज की लीडरशिप आई देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। फिर उसके बाद उन्होंने एक सभा फाइंड की, उस सभा का आपको नाम बताना है। क्या वह तत्वबोधिनी सभा थी या तत्वबोधिनी समाज था या धर्म सभा या फिर आर्य समाज। आपको आंसर देना है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी सभा फाइंड की थी। एक्ट ऑफ डैश, कौन सा एक्ट, कौन से सन का एक्ट, वो एक्ट जिसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को दी गई थी कि जिसमें कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और वोटर भी मुस्लिम होंगे, वो किस एक्ट ने प्रदान की, आपको ये बताना है। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताना है कि फादर ऑफ कम्युनलिज्म किसे बोला जाता है, किसे फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता के पिता किसे कहा गया, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये है हमारे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस मैंने करवाए, आपके लिए 9 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। इनको कमेंट में बताएं, आंसर्स बताएं, डाउट्स भी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।